नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा में हम बात करेंगे कृषि सुधार और किसानों की समृद्धि के लिए लाए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों के विरोध प्रदर्शन की। चर्चा करेंगे किसानों की मांग कितनी जायज है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश के किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए केंद्र सरकार पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सितंबर में 3 नए कृषि कानून, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को लेकर आई, जिसमें कृषि क्षेत्र और किसानों से जुड़े कई सुधार किए गए। लेकिन देश के कुछ किसान संगठनों को ये बिल रास नहीं आ रहा। नतीजा ये है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किसान संगठन कृषि सुधार के लिए लाए गए तीनों बिलों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों किसानों ने नए कृषि कानून को लेकर देशव्यापी बंद भी बुलाया। प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। रास्ते बंद हैं, लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगों पर अड़े किसान संगठनों की सरकार के साथ अब तक कुल 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान संगठनों के नेता जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने नए कृषि कानूनों में 7 संशोधन भी प्रस्तावित किए, जिसमें मंडी प्रणाली शामिल है। इसके अलावा सरकार ने एपीएमसी एक्ट को भी बदलाव करने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह मसौदा प्रस्ताव अब तक जो है 13 कृषक संगठन के नेताओं को भेजा गया। मसौदे में यह लिखित आश्वासन भी दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था जो है वो जारी रहेगी। केंद्र सरकार के बार बार भरोसा दिलाने के बावजूद कि किसानों के हितों की रक्षा की हर कीमत पर सुरक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से यह भी कहा है कि सितंबर में लागू किए गए नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों की जो भी चिंताएं हैं उन सभी पर सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और तीनों जो नए कानून हैं कृषि सुधार को लेकर जो लाए गए थे उनको पूरी तरह से वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि किसानों की ये मांग कितनी जायज है। नए कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं और सरकार के आश्वासनों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक सिन्हा जी हैं, पूर्व अपर सचिव हैं कृषि मंत्रालय से, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही संदीप दास हैं, वरिष्ठ सलाहकार ICRIER, आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि पिछले साल सितंबर में सरकार नए कृषि कानून लेकर आई कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए। हालांकि इसे कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में व्यापक जो है वो सुधार होंगे, एक बड़े रिफॉर्म होंगे, लेकिन समझना आपसे पहले ये चाहेंगे कि किसान अपनी किन मांगों को लेकर अड़े हैं, इन कानूनों को लेकर उनका मुख्य विरोध प्रदर्शन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा इनका जो किसान संगठन का ऑब्जेक्शन ये है कि एक तो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये तीनों कानून के साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार का जो ऑपरेशन है वो राइस, व्हीट, पल्सेस और ऑयल सीड पे चलता है। ऑल्दो गवर्नमेंट अनाउंस करता है एमएसपी 23 कमोडिटीज के लिए, तो ये किसान संगठनों की मांग है कि एमएसपी को एक लीगल राइट दिया जाए। और जहां तक ये कानून का सवाल है, उनका ये ऑब्जेक्शन है, जब प्राइवेट मार्केट्स आ जाएगा, जो एपीएमसी का ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, तो उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसे रहेगा। जैसे अभी का जो एपीएमसी है उसमें आरटीएस रहते हैं, वो एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है। आरटीआई के कमीशन एजेंट होते हैं, उसके फार्मर्स होते हैं, तो सेटलमेंट मैकेनिज्म में इतना दिक्कत नहीं होता है। तो इनका एप्रीहेंशन ये है कि अगर ऑल्टरनेटिव मार्केट है तो उसमें अगर नया कोई प्लेयर प्राइवेट मार्केट बैठाता है तो उसमें अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट है तो नया कानून के अंदर एसडीएम के पास आपको जाना पड़ेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। तो इन लोग चाह रहे हैं कि सिविल कोर्ट भी जाए। और सबसे बड़ा चीज है जो सेटलमेंट है, जो पैसा पेमेंट, मतलब अगर कोई खरीदने के बाद बायर्स अगर उभर जाता है, पेमेंट नहीं करता है उस प्राइवेट मार्केट में, तब क्या होगा। तो ये सब मोटा मोटा कुछ उनका है कि मैं पहले भी रिपीट करता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इनका डिमांड है कि सारे कमोडिटी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तैयार करना चाहिए, सरकार को खरीदना चाहिए। ये कानून के साथ कोई लिंक नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक सरकारी लेजिस्लेशन है, वो सरकार करती है। राइस, व्हीट प्रोक्योरमेंट करती है क्योंकि उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चलाना है। पल्सेस प्रोक्योरमेंट करती है, ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट करती है, कॉटन प्रोक्योरमेंट करती है, और 1-2 कमोडिटी और करती है।
तो वो एक किसान संगठन का जो डिमांड है वो मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। वो नहीं होगा क्योंकि कानून के दायरे में भी नहीं है वो। जी और एक थर्ड पॉइंट है, एक सबसे बड़ा से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसान का संगठनों का है कि इनका जमीन ले जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई जो प्रोसेसर है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है तो वो लैंड किसान का चला जाएगा। लेकिन वो कानून में इसके बारे में कोई नहीं है। सरकार ने बोला है कि इवन इफ जो प्रोसेसर है वो जी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है तो उसका कोई राइट नहीं है उसके उस इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड अगेंस्ट में लोन लेने के लिए। जी तो इन्होंने एक कुछ मुद्दे सरकार ने क्लैरिफाई किया है, बट फार्मा संगठन ने अड़े हुए कि नहीं, पूरा का रिपील करना चाहिए। तो अभी का स्थिति वही है वैसे। जी। तो एमएसपी, इसके अलावा अनुबंध खेती और जो जमीन विवाद हैं उनसे जुड़े जो मामले हैं, कृषि से संबंधित विवाद, तमाम मुद्दों को लेकर किसान जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आलोक सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। सितंबर में जो सरकार है वो 3 मुख्य कृषि सुधार संबंधित जो कानून लेकर आई है। कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम मानते हैं आप? सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सरकारों की जो आय है उसको 2 गुना किया जाए। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है सरकार का, वो चाहती है कि आत्मनिर्भर किसान भी बने। ये जो मुख्य लक्ष्य है उसमें ये कानून किस तरीके से सहायक है? देखिए, इस कानून में सबसे पहले तो किसान के ऊपर वर्तमान में जो मजबूरी है कि वो केवल आड़तिया को ही मंडी में बेच सकता है, उस मजबूरी से किसान को मुक्त करने का ऑब्जेक्टिव है। किसान को चॉइस दी वो मंडी में आड़तिया को बेचे या बाहर अगर कोई उनके दरवाजे पर आके खरीदना चाहे। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि फील्ड में कंपटीशन हो, यदि सभी पार्टीज के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, तो जो बेचने वाला है उसके हित में होता है। तो पहला चीज तो ये कानून किसान के हित में है क्योंकि किसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया जा रहा है। अच्छा, सेकेंडली, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई डर नहीं है कि उनकी जमीन चली जाएगी, क्योंकि इस एक्ट के अधीन यदि कोई किसान अपना जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उसमें उस जमीन का मॉर्गेज या सेल का कंप्लीट बैनिंग है, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अधीन इस जो कुछ भी कहें, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स कहने के साथ साथ में एक जरूर ये दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ये एजिटेशन ऑल इंडिया किसान एजिटेशन नहीं कहा जा सकता। ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा एंड टू सम एक्सटेंट वेस्टर्न यूपी का है। बाकी साउथ इंडिया के 4 स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट, कहीं भी नहीं है, उसके बाहर उनको रखा गया है। जी आलोक सिन्हा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आपने बताया कि किस तरीके से ये कृषि सुधार जो कानून है वो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कितने महत्वपूर्ण है। संदीप जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि उन्होंने खुले बाजार की बात की, बीज से बाजार तक सरकार का ये लक्ष्य। जब बाजार खुला है और किसान अपनी उपज को कहीं भी किसी को भी बेचने के लिए उसे छूट है, जाहिर तौर पे ऐसे में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका जो मुनाफा है आमदनी के रूप में किसान को ही मिलेगा। क्या ये बात किसान संगठन, जो कुछ किसान संगठन हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे या सरकार उनको समझा नहीं पा रही? नहीं, अब जो आलोक सिन्हा जी ने जो बताया कि ये पूरा जो स्ट्रगल, पूरा जो इनका जो प्रोटेस्ट है, कहाँ से किसान आए, पंजाब, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें एक सिस्टम ये चलता है कि आपको सच बता दें कि एपीएमसी जो मार्केट्स है पंजाब हरियाणा में, उसमें एक आरटीआईज रहते हैं, उसमें आरटीआईज रहते हैं। आरटीआईज 2.25% कमीशन लेते हैं, जो कि कोई राज्यों में नहीं है। पंजाब में आज अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है राइस ऑन व्हीट, वो 6.5% टैक्स देना पड़ता है, जो कि दूसरे राज्यों में करीब 2% का टैक्स है। तो ये बड़ा टैक्स में, मैं आपका आंकड़ा आपको दर्शक के लिए बताऊं कि पंजाब जो
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राइस और व्हीट खरीदे थे, जो गेहूं चावल उन्होंने खरीदा था पिछला साल 2019 और 20 में, जी करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्सेस भरा था। ये टैक्सेस होते क्या है? आरटीआई कमीशन, मंडी टैक्स और रूरल डेवलपमेंट से। तो ये आरटीआई कमीशन इतना बड़ा एक अमाउंट है, 2.5% पूरा परचेस का। तो उसके वजह से क्या होता है, आरटीआई और फार्मर्स का एक बड़ा सा लिंकेज बैठा रहता है। और नया कानून क्या करता है? नया कानून अभी अलाउ करेगा एफसीआई को अगर डायरेक्टली खरीदने के लिए फार्मर्स से। आपको जानकारी दूं, एक चीज और भी जानकारी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार देती है गेहूं चावल खरीदने के लिए पंजाब हरियाणा में, ये डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं जाता है, ये जाता है आरटीएस को पहले, उसके बाद वहां से फार्मर्स को जाता है। तो ये दैट्स वाई जो प्रोटेस्ट जो है, जो नया मार्केट पैरेलल मार्केट शुरू हो जाएगा, तो पैरेलल मार्केट में मंडी टैक्स 1% लगेगा जी। आपको 6.5%, कोई भी बताइए कौन सा बिजनेस में 6.5% टैक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए पंजाब और हरियाणा से और ईस्टर्न यूपी का है, कोई दूसरे राज्यों में ज्यादा कुछ दिखने को नहीं मिला है प्रोटेस्ट का। और ऑल्टरनेटिव मार्केट तो गवर्नमेंट खरीद सकता, ऑल्टरनेटिव मार्केट बनेगा तो किसान जाकर खरीद सकता है। एपीएमसी देखिए, और एक थोड़ा सा हिस्ट्री इसका बता दूं, ये 2011 और 12 आई थिंक 12 से ही डीलिस्टिंग शुरू हो गया था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत सारे एपीएमसी से आउट हो गए। इसका मतलब क्या आजादपुर मंडी बंद हो गया? नहीं बंद हो गया जी। ये एक कंपटीशन लाने की जरूरत है, क्योंकि एक एपीएमसी एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन अभी करता है, फार्मर्स को वहीं जाना पड़ता है। तो एक ऑल्टरनेटिव मार्केट देगा, फार्मर्स को कोई फोर्स नहीं कर रहा है वो प्राइवेट मार्केट जाने के लिए जी। तो इसमें इसके वजह से प्रोसेसिंग बढ़ेगा, इससे वजह से हमारा फैसिलिटीज बढ़ेगा फार्मर्स के लिए, जो प्रोक्योरमेंट जो जहां ट्रेडिंग होता है। तो ये एक कानून के कंपटीशन लाने के लिए जरूरत है। तो एपीएमसी एक मोनोपोली सिचुएशन था जी। अगर प्राइवेट आ जाएगा तो एपीएमसी और से इंप्रूव हो जाएंगे, वो भी अच्छा सा सर्विस देने का शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और सरकार का भी यही कहना है जी। आलोक सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, किसान संगठन जो है कुछ वो उठा रहे हैं एमएसपी को लेकर, वो उनकी चिंताएं एमएसपी को लेकर रहे हैं, लेकिन सरकार ये बार बार कह रही है कि एमएसपी जो है उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होगी, एमएसपी जो है वो लगातार बनाई रखी जाएगी। ऐसे में कंफ्यूजन कहाँ है? देखिए, कंफ्यूजन तो इसलिए है कि एक बड़ा सस्टेन्ड कैंपेन चलाया गया है जी। कि इससे एमएसपी शायद खत्म हो जाएगा। आप देखिए, इन एक्ट्स को पहले लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस पास हुए थे जून के महीने में, उसके बाद फिर ये एक्ट्स बन गया सितंबर में। 1 अक्टूबर को खरीफ प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हुआ और बाय ऑल अकाउंट्स एमएसपी के अधीन 1 अक्टूबर के बाद धान और चावल की खरीद ऑल इंडिया बेसिस पे लास्ट ईयर से ज्यादा हो रहा है। तो एमएसपी तो खत्म हो ही नहीं रहा। वैसे भी एमएसपी इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, मिड डे मील्स, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड ओपन सेल ऑफ व्हीट एंड राइस, इसमें सरकार को सेंट्रल पूल के अधीन वैसे भी कम से कम 400-450 लाख टन का अनाज की जरूरत हर साल होगा। तो जब तक ये एक्ट्स चलेंगे और कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अगले 20 साल तक तो इसको हटा नहीं सकेगी। तो देयरफॉर एमएसपी में तो धान, चावल और गेहूं का प्रोक्योरमेंट करना बहुत आवश्यक है, उतना ही जितना पहले भी था। वैसे भी आप देखेंगे इस साल भी गेहूं का 390 लाख टन का प्रोक्योरमेंट इस साल हुआ है, जो कि लास्ट ईयर से ज्यादा है। एमएसपी में तो कोई कमी हो ही नहीं रही और ना ही हो सकता है। और वैसे भी गवर्नमेंट ने हर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर से लेके एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लेवल पर बार बार ये दोहराया जा रहा है कि एमएसपी हम नहीं बंद करने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि एमएसपी खतरे में है, तो लोगों के माइंड्स में एक डाउट हो गया। लेकिन देखिए, अभी जैसे जैसे लोग बाग देखेंगे कि खरीफ प्रोक्योरमेंट सीजन में एमएसपी ऑपरेशन लास्ट ईयर से भी अच्छे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ जनता के लोगों के दिमाग में यदि कोई आशंका है तो वो आशंका दूर हो जाएगी। एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि वो राजनीतिक दल जो कल तक इन फार्म एक्ट्स, रिफॉर्म एक्ट्स को सपोर्ट करते थे, अपने मैनिफेस्टो में रखते थे, वो आज अचानक इसके अगेंस्ट हो गए। हिंदी में कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। लगता है कि थोड़ा माहौल बने गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो उसको और बढ़ाया जाए, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो एमएसपी को लेकर जो है वो भ्रम की स्थिति है और सरकार लगातार उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। संदीप जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि मात्र कुछ
जो किसान संगठन है उनकी इस मांग को कितना जायज़ माना जाए? उनका कहना है कि तीनों जो कानून है कृषि सुधार के उनको पूरी तरह से रोल बैक किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए। इनकी मांगों को कितना जायज़ मानते हैं आप? देखिए जायज तो मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि एमएसपी उनका जो एपीरेंस है एमएसपी में प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको राइस व्हीट तो प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। और एमएसपी का जो 23 जो कमोडिटीज है एमएसपी डिक्लेयर होता है, उसमें से सरकार, मैं पहले से बताया कि राइस व्हीट पल्सेस ऑयल सीड्स और कोपरा वगैरह कुछ खरीदती है। तो एमएसपी को लीगल राइट देने का तरीका हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि सरकार अगर सारा चीज खरीदने की तो प्राइवेट मार्केट का क्या होगा? सरकार बिजनेस नहीं कर सकती है ना पूरा। आप देखिए इतना बड़ा, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर कमोडिटी है मिल्क। मिल्क में कौन सा एमएसपी है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कौन सा? आलू प्याज में कौन सा एमएसपी है? आलू प्याज देखिए, तो बहुत सारे कमोडिटीज है, कौन सा कमोडिटी है? तो ये आपको देखना पड़ेगा। जायज नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली का आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपका एवरी राइट है आप प्रोटेस्ट करने के लिए। आप रास्ता कैसे रोक सकते हो? पूरा रास्ता को रोक दोगे तो हर सिटीजन अगर रास्ता रोक लगे, मैं भी मेरा कुछ प्रोटेस्ट लेकर रास्ता रोकना शुरू कर दूंगा। तो ये एक जायज तरीका नहीं है। उन्होंने 1-2 दिन किया। आलोक सिन्हा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस विरोधाभासों के बीच में सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, किसान मानने को तैयार नहीं है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए शायद ये हो सकता है, लेकिन वैसा भी करने की कोई जरूरत नहीं है कि जी। अगर पंजाब में इतने डाउट्स हैं जी, तो पंजाब में इन एक्ट्स को लागू ना किया जाए, बाकी हिंदुस्तान में किया जाए, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एनी केस पंजाब के किसान भाई लोग भी, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा जी कि ये जो रिफॉर्म एक्ट्स हैं ये उनके हित में है। बिल्कुल। पंजाब में भी वैसे मैं बता दूं, देखिए 50% से ज्यादा जो गांव में रहते हैं वो भूमिहीन हैं, उनका इस एजिटेशन से कोई वास्ता है ही नहीं जी। बाकी जो 25% है वो बहुत छोटे छोटे कृषक हैं जी। इस बेसिकली जो बड़े बड़े किसान हैं विद द लार्ज मार्केटेबल सरप्लस। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि वक्त के साथ साथ किसानों को भी समझ में आ जाएगा, जो कृषि सुधार के लिए जो कानून लाए गए थे वो दरअसल किसानों के हित में है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं। 2022 तक जो सरकार का लक्ष्य है, किसानों की जो आय है, आमदनी है, उसको 2 गुना किया जाए, उसकी तरफ अग्रसर करने के लिए जो स्टेप्स है उठाए गए हैं और सभी को इसका साथ देना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरी बातचीत के लिए। और उम्मीद ये, क्योंकि सरकार लगातार कह चुकी है कि लगातार आश्वासन दे रही है, आप बैठिए, बातचीत कीजिए, आपकी सभी जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उसे दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और उम्मीद करते हैं कि किसान संगठनों के साथ सरकार की जो बातचीत है वो सफल होगी और ये जो विरोध प्रदर्शन है खत्म होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।